Hi everyone. So welcome to final lecture of post independence in GS1. ठीक है. So आज का जो हमारा प्राइमरी डिस्कशन है वो मतलब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स में आपके 4 प्राइमरी का मतलब जो सब हेडिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कैसे लाइक फर्स्ट इज़ एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी. ठीक है. इंडिपेंडेंस के बाद ज़मींदारी को हटाया था पूरी तरह, बट उसका जो फाउंडेशन था वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम से ही जो सेक्शन था पूरा ज़मींदार का, बिकॉज देर वर टू मैनी इंसिडेंट्स ऑफ मतलब जो अत्याचार हो रहे थे पीजेंट्स के ऊपर, या जो कल्टिवेटर्स थे, जो लैंडलेस लेबर्स थी जो काम कर रही थी, राइट. उन पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहे थे, राइट. तो इवेंचुअली एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी हैपन. ठीक है. कॉन्सेप्ट वाइज तो इसमें जो भी पॉइंटर्स थे विल डिस्कस. ठीक है. पॉइंटर्स में इसका सिंपल फंडा है कि एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी में लिमिटेशन क्या थी, इन एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी क्या क्या चैलेंजेस फेस्ड हुए. ठीक है. देन विल डिस्कस द टेनेंसी रिफॉर्म्स. टेनेंसी रिफॉर्म्स में आपका जो स्टेट है, ओनर है ऑफ दैट लैंड. देन यू हैव टेनेंट्स. टेनेंट्स ऑब्वियसली मीन द पीपल हु टेक द लैंड ऑन रेंट. ठीक है. या जो वहाँ पे रह रहे हैं उस लैंड पे. शेयर क्रॉपर्स जो मतलब यूजुअली दे आर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कि वो आते हैं लैंड पे, फसल उगाते हैं. ठीक है. जो भी क्रॉप का प्रोड्यूस है उसका एक हिस्सा जो मालिक है, जैसे 1:3 कह लो, तो एक हिस्सा आपका जो लैंडलॉर्ड है उस ज़मीन का मालिक है उसको जाता है. बाकी सब जो फार्मर है, जो पीजेंट है, जो उगा रहा है उस चीज़ को, वो सब उसके कंजम्पशन और उसके यूज़ के लिए होता है. अब वो उसको मार्केट में बेचे, 2 पैसे कमाए, कैसा करना है दैट इज़ अप टू हिम. ठीक है. तो टेनेंसी रिफॉर्म में वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. टेनेंसी रिफॉर्म के अंदर आपके जो वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन ऑफ दिस लॉ, दैट विल डिस्कस. ठीक है. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से डिपेंड मतलब चेंजेस इंप्लीमेंट हुए थे. ठीक है. दैट विल डिस्कस. उसके बाद विल डिस्कस द वेरी फेमस बारगादार, द कॉन्सेप्ट ऑफ बारगादार. वेस्ट बंगाल से काफ़ी फेमस हुआ था. ठीक है. मतलब इट्स अ नेटिव वर्ड यूज्ड फॉर द टेनेंट ओनली, टेनेंट फार्मर. ठीक है. तो उसको हम डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म. देन विल थर्ड इज़ योर लैंडलेस लेबर. लैंडलेस लेबर के अंदर हमारा भूदान और ग्रामदान मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, दैट उसका थोड़ा हाईलाइट से हम पढ़ेंगे. ठीक है. उसके ड्रॉबैक्स क्या थे. देन द फोर्थ टॉपिक इज़ योर लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग. देन कुमारप्पा कमेटी के सजेशंस क्या थे, दैट विल डिस्कस. ठीक है. एंड इवेंचुअली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए, एंड सो फॉर्थ एंड सो फोर्थ. ठीक है. एंड देन कोऑपरेटिव्स एज अ कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन, इश्यूज विल डिस्कस. एंड इस कोऑपरेटिव्स का मतलब सबसे प्राइम एग्जांपल हमारा अमूल ब्रांड है. ठीक है. अमूल ब्रांड जो आपका डेवलप हुआ वो एज अ कोऑपरेटिव यूनिटी स्टैंड मतलब डेवलप हुआ था, विच वॉज इनिशियली नेम्ड एज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन. ठीक है. एंड लास्ट टॉपिक विल बी आर ग्रीन रेवोल्यूशन. अब पोस्ट इंडिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है. जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन आपका एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक है कि भाई कौन सी क्रॉप यूज़ हुई, कौन से सीड हाई हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स यूज़ हुए, मैक्सिकन का जो साइंटिस्ट था उसने क्या इम्प्लीमेंटेशन करे, वो सारा पार्ट हम उसमें एनवायरनमेंट वाली क्लास में आपको पूरा कवर करेंगे. बट इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट के पर्सपेक्टिव से कि क्या सोशल स्टेटस चेंजेस हुए. ठीक है. रेंट वाइज क्या इम्पैक्ट हुआ, जो हमारी डिपेंडेंसीज थी यूएस पे, जो PL 480 प्रोग्राम था जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो उसको ओवरकम करने में हमारे कैसे चैलेंजेस रिजॉल्व हुए. तो ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस हियर ओनली. ठीक है. एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर टॉपिक का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है. अब आगे अगर हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी, तो ज़मींदारी के पर्सपेक्टिव में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है और मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे ज़मींदार जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उनका एक रेवेन्यू सिस्टम था. ठीक है. एंड हाउ दे बिकेम मोर पावरफुल, क्योंकि कुछ मतलब रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते थे, है ना. तो उस पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस GS1 के लिए लैंड रिफॉर्म्स में हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है.
गिव द वेरी फर्स्ट हेडिंग एज एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी. ठीक है. नाउ एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, प्लीज राइट डाउन द वेरी फर्स्ट. द प्रोसेस वॉज completed post independence in democratic manner by 1950s because zamindar as a class became socially isolated during the national movement as conveyed प्री मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही जो हमारे जितने भी नेशनल मूवमेंट्स थे उसमें ज़मींदारी की जो सेक्शन था दैट वाज बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट बिकॉज एवरीवन वाज अवेयर कि जो भी पीजेंट्स के संग उनके संग जो भी बदसलूकियत की जा रही थी, राइट, जो भी उनके संग मिस हैपनिंग नहीं, बट हाँ जो भी उनके संग हरासमेंट किया जा रहा था, ज़मींदारी सिस्टम, पावरफुल ज़मींदार्स, बाहुबलीज, दे वर ऑल द प्राइम रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. To give the second point, in terms of abolition of zamindari, compensation given was subjected to the state variation. ठीक है. Obviously zamindari system छोड़ने पे जो owners थे, जो जमींदार थे, they used to be provided some sort of compensation. ठीक है. अब इसके अंदर second heading लिख लो, limitation in abolition of zamindari. ठीक है. limitation. सो हमारा पहला टॉपिक ए एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी. ठीक है. उसके अंदर सब हेडिंग लिख लो, लिमिटेशन ऑफ एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी. ठीक है. इसके अंदर लिख लो, नंबर 1 एब्सेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. ऑब्वियसली जब ज़मींदारी सारी सिस्टम हटाई जाएगी तो किस ज़मीन का कौन मालिक है, ठीक है, किसका क्या रिकॉर्ड चला आ रहा है, उसका कोई प्रिंटेड रिकॉर्ड नहीं था. ठीक है. तो एब्सेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड वाज द फर्स्ट लिमिटेशन. ठीक है. सेकेंडली, ज़मींदार्स वर परमिटेड टू रिज्यूम द लैंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन. ठीक है. अब पर्सनल कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि भाई ज़मीन जो है वो तो रहेगी ज़मींदार के बाद, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन. अब ये पर्सनल कल्टीवेशन का जो वर्ड है इसको कहीं भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करा गया कि पर्सनल कल्टीवेशन का सिग्निफिकेंस क्या है. हर कोई अपने लेवल पे इंटरप्रेट करके उस लॉ का उसका मिसयूज़ कर सकता था. ठीक है. तो पर्सनल कल्टीवेशन वॉज एग्जेम्प्टेड. ठीक है. अब इसका ड्रॉबैक ये था कि इस वर्ड को कहीं भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करा गया. ठीक है. सो दिस वॉज द चैलेंज. अकॉर्डिंग टू दिस, नेक्स्ट यू राइट, अकॉर्डिंग टू दिस अ कमिटी वॉज स्टैब्लिश्ड नेम्ड एज कुमारप्पा कमिटी. ठीक है. प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कुमारप्पा कमिटी. ठीक है. एंड इट क्लियरली डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पर्सनल कल्टीवेशन. तो जब कमिटी सेटअप हुई तो इन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन करा व्हाट स्टेट्स मीनिंग ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन. ठीक है. नेक्स्ट राइट, पर्सनल कल्टीवेशन क्लॉज वाज फॉलोड बाय द लार्ज स्केल एविक्शन ऑफ द टेनेंट्स. ठीक है. क्योंकि जो ज़मींदार है वो अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए ही लैंड यूज़ कर सकता है, उसके बेसिस पे जो टेनेंट्स के संग जो भी रिलेशन था या जो भी एग्रीमेंट था दैट वाज मतलब वैनिश्ड. तो उस केस में जो भी टेनेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स के उसमें काम कर रहे थे, दे वर आस्क्ड टू लीव द लैंड. ठीक है. नेक्स्ट राइट, सिंस लेजिस्लेशन वर टू बी पास बाय द स्टेट्स देयर एग्जिस्टेड सम रीजनल वेरिएशन. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, लैंड, ये सारे आपके स्टेट के सब्जेक्ट है. तो लेजिस्लेशन ने जो पास करा उसका स्टेट लेवल पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना था वो अपने अपने लेवल पे वेरिएशन के साथ होना था. ठीक है. नेक्स्ट राइट, इवेंचुअली जुडिशियल सिस्टम वाज रिजॉर्टेड टू डेफर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी. गिव द हेडिंग बी एज टेनेंसी रिफॉर्म. ठीक है. नाउ हेयर द टेनेंसी रिफॉर्म्स में जो टेनेंट का प्राइमरी मतलब है दैट इंक्लूड्स योर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट,
ठीक है, ओनर ऑब्वियसली, देन यू हैव टेनेंट, देन यू हैव sharecropper, and then you have landless labor. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ओनर जो मालिक है उस ज़मीन का, टेनेंट जो किराए पे रहता है, शेयर क्रॉपर मतलब ज़मीन पे जो भी उगाएगा उसका एक सर्टेन पार्ट देके ओनर को बाकी का हिस्सा उस बंदे के पास रहेगा। लैंडलेस लेबर ये है कि उसकी कोई ज़मीन नहीं है, वो उस फार्म पे उस लैंड पे लेबर का काम करता है, जैसे हल जोतना, प्लांटेशन करना, क्रॉप की कल्टीवेशन, ऑल दोज थिंग्स, तो वो लैंडलेस लेबर के अंदर आता है। ठीक है, इसके बदले में उसको कुछ ना कुछ एज अ सैलरी बोल सकते हो या कुछ ना कुछ एक्सपेंस वो दे देता था। ठीक है, जो ओनर था। इसमें लिख दो पर्पस ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म वाज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस। ठीक है, मतलब 1 2, ठीक है, ये वाला ये है। सो यू हैव 1 2 टेनेंट शेयर क्रॉपर 3 एंड यू हैव लैंडलेस लेबर 4। तो द एम ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म वाज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट ओनर इसी के अंदर टेनेंसी रिफॉर्म के अंदर ऐसे कोर्ट्स में लिखना, ओनर कैन नॉट लीज आउट लैंड बिकॉज ऑफ द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मीन्स वन हैज़ टू सेल्फ कल्टिवेट द लैंड। ठीक है, अब इसमें फंडा क्या था कि भाई ओनर को अगर कल्टीवेशन करनी है लैंड की तो उसे खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज इवेंचुअली ज़मींदारी जो सिस्टम थी वो एबॉलिश हो गई थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे दिस वॉज प्रोहिबिटेड कि बॉस आप किसी और से अपनी जो भी कल्टीवेशन है वो आप नहीं करा सकते। ठीक है, सो अब इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे आए थे कि ऑब्वियसली आप ओनर है तो नॉट एवरी ओनर इज लेट्स से एडल्ट हैविंग मेल एडल्ट ऑफ ग्रेटर एज ऑफ एज मोर देन 18 ईयर्स एंड लेस देन 30 35 50 ईयर्स जो कि खुद जाके काम कर सके। राइट, कुछ ओनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लेट्स से द प्राइमरी पर्सन इज़ इन आर्मी। ठीक है, वो वहाँ बॉर्डर पे अपनी सर्विस दे रहा है, बट उसके लैंड पे काम करने के लिए कोई है नहीं, घर में सिर्फ लेट्स से वाइफ और ओल्ड एज पीपल हैं, तो उन केस में वो फिर कल्टीवेशन कौन करेगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। सेकंड केस ये हो गया कि आपके जो माइनर चाइल्ड हैं, जो ओनर है, वो कल्टीवेशन कैसे करेंगे। ठीक है, आर्मी पीपल, ये लिख सकते हो एज एन एग्जांपल कि बॉस ड्रॉबैक कहाँ आया था। ठीक है, एंड देयर कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि जो डिसेबल्ड हैं, हाउ विल दे डू ऑल दैट कल्टीवेशन और द वर्क ऑन द लैंड। तो ये सारे कुछ एग्जम्पशंस थे विच वर नॉट एड्रेस्ड। ठीक है, तो इनके बेसिस पे ये लॉ थोड़ा टैकी बन गया था। अब इसका फंडा ये था कि ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव से जो पास हुआ वो इवेंचुअली जो स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा उसमें रीजनल वेरिएशंस थे। राइट, तो गिव द सब हेडिंग अंडर टेनेंसी रिफॉर्म ओनली रीजनल वेरिएशन ऑफ दिस लॉ। ठीक है, इसमें लिखो रीजनल वेरिएशन ऑफ दिस लॉ। इसके अंदर पहली हेडिंग लिखो राइट टू लीज लैंड। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लैंड है ओनर की, अब वो लीज करना चाहता है किसी को, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आए स्टेट ऑन स्टेट। ठीक है, सो इसके अंदर सब हेडिंग रीजनल वेरिएशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला ए आपका है राइट टू लीज लैंड। राइट टू लीज लैंड। ठीक है, इसमें लिखो इन ओडिशा इट वॉज नॉट परमिटेड to lease out the land. In Karnataka only soldiers were allowed. ठीक है, इन यूपी मतलब इसमें एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे, उड़ीसा में
इट वॉज नॉट अलाउड टू लीज लैंड, ठीक है। कर्नाटका में सोल्जर्स के लिए अलाउड था, ठीक है। यूपी में इट वॉज विडो, सोल्जर्स, डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पशंस थे अलग अलग उसके, ठीक है। अब इसके बाद राइट टू लीज लैंड के बाद बी, राइट टू रिज्यूम लैंड, वापस लेने वाला, ठीक है। लीज में तो आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। रिज्यूम मतलब वापस ले रहे हो, ठीक है। अब इसमें ये था कि आंध्रा में not more than 75% of the land can be resumed, not more than 75% of the land can be resumed, ठीक है। अगर 100 एकड़ है उसमें से 75 एकड़ से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते वापस, तो बाकी का जो 25 एकड़ लैंड था वो उन लैंडलेस लेबर्स या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इसके एग्जाम्पल है, बंगाल में 50% से ज़्यादा नहीं था। बंगाल नॉट मोर देन 50%, ठीक है। नाउ सी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। राइट टू लीज लैंड, राइट टू रिज्यूम लैंड। नाउ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मिनिमम 5 years, लिख लो इसको, मिनिमम 5 years of tenurial security, full stop. However, in some places like West Bengal, the only time tenant can be evicted if they stop paying rent, comma, stop cultivating land or lease out land to the third party, ठीक है। उसी केस में जो आपके टेनेंट है उनके वो आप उनको एविक्ट करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अदरवाइज मिनिमम 5 year का तो टेन्योर था, ठीक है। गिव डी, रिडक्शन इन रेंट, ठीक है। It was reduced to 20 to 25% in each and every state. Exemptions were there like Punjab and Haryana, in which the rent was allowed till 40%. मतलब यूजुअल जो रिडक्शन हुआ था रेंट, मतलब ऑब्वियसली जो टेनेंट्स हैं उनके रेंट में रिडक्शन अराउंड 20 to 25% हुआ था अक्रॉस ऑल स्टेट्स। इन केस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब इट वाज रिड्यूस्ड टू अराउंड 40%, ठीक है। ई लिखो, राइट टू ओनरशिप, राइट टू ओनरशिप, ठीक है। राइट टू ओनरशिप में लिखो इन MP, फॉर एग्जाम्पल इन MP मध्य प्रदेश 15 times the annual rent if you pay you can eventually get the ownership, ठीक है। कॉमा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन बिहार इफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर 12 years कंटिन्यूसली वन कैन बिकम द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। तो MP में इट वॉज 15 times द एनुअल रेंट, ठीक है। एंड बिहार में इफ यू कल्टिवेट द लैंड फॉर 12 consecutive years, 12 years of consecutive cultivation, then you can get the right of the land, ठीक है। फाइनल इसमें लिखो F में right to voluntarily surrender, इसमें लिखो it was the most misused provision in the tenancy reform law as it led to the harassment and power showcase by the rich zamindars or the landlords, ठीक है।
वॉलंटरी सरेंडर मतलब जो टेनेंट वहाँ रह रहा है वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाह रहा है, तो दैट इवेंचुअली कॉज्ड अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। तो एफ इज योर वॉलंटरी राइट टू वॉलंटरीली सरेंडर, ठीक है। तो इसके अंदर सारे हो गए। अब रीजनल वेरिएशन यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा टेनेंसी रिफॉर्म था उसी में नेक्स्ट पॉइंटर लिख लो। सिंस टेनेंट यूज टू पे रेंट इन कैश, कंसर्न्स वर देयर फॉर द शेयर क्रॉपर हु यूज टू शेयर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हमने 4 सेक्शंस के लिए बात करा था। तो टेनेंट में तो आपका ये है कि आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, रहने के, कल्टीवेशन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, बट कंसर्न उनके लिए ज़्यादा था जो कि वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स के लिए, ठीक है। तो इनके कंसर्न एड्रेस करने के लिए अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट लिखो, टेनेंसी रिफॉर्म्स वर नॉट एप्लीकेबल ऑन शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, इवेंचुअली। तो वो आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो ये था। अब इसमें शेयर क्रॉपर में लिख लो, शेयर क्रॉपर were also known as बरगादर, were also known as बरगादर, ठीक है। बरगादर अब, और इसी के बेसिस पे इनके कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए ऑपरेशन बरगा was launched। नेक्स्ट पॉइंटर में लिख लेना या फिर इसी में पैराग्राफ चेंज करके, ऑपरेशन बरगा was launched, ठीक है, टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। अब ऑपरेशन बरगा में क्या क्या पॉइंटर्स थे वो लिख लो इधर। ए, ऑपरेशन बरगा was launched in 1977 in West Bengal and its objective was time-bound registration of sharecroppers to ensure permanent occupancy and hereditary rights to assure crop division in the ratio of 1:3, ठीक है। टाइमली रजिस्टर करके उनकी जो ऑक्यूपेंसी है उसको परमानेंट करना, एंड हेरिडिटरी राइट्स। हेरिडिटरी राइट्स का मतलब ये है, आज फादर काम कर रहा है, उसका एक सन है, तो सन कैन इवेंचुअली कंटिन्यू विद द सेम प्रोविजंस जो उसके फादर के साथ साइन हुए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देयर इज एन अनटाइमली डिमाइस ऑफ द फादर देन यू कैन सिंपली थ्रो आउट द शेयर क्रॉपर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हेरिडिटरी राइट्स फॉर गिवन, राइट्स वर गिवन, और जो शेयर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्रॉप का डिवीजन, दैट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्रॉप प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इन 1:3, ठीक है। तो ये तो एक मतलब पहला पॉइंटर था ऑपरेशन बरगा का। बी, दूसरा पॉइंटर लिखो, ऑपरेशन बरगा वाज अ फेलियर बिकॉज ऑफ द स्क्यूड लैंडमैन रेशियो, कॉमा, landlords often related the land among 2 or more sharecropper, hence registering all the sharecroppers was not economically viable option and eventually it was ethically incorrect, ठीक है। तो obviously जो landlords थे उन्होंने क्या करा, they used to register multiple sharecroppers on a small land, ठीक है। अब वो चीज़ इकोनॉमिकली पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही जगह पे आप कितने बंदे एक साथ रख सकते हो। सेकेंडली देयर वाज एन मतलब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दैट मीन्स छोटे एरिया के अंदर जो लैंड बटी हुई है उसमें ज़्यादा लोग हैं, एंड देयर आर फ्यू एरियाज इन विच लार्ज लैंड वाज गिवन टू ओनली सेलेक्टिव पीपल, इक्का दुक्का लोगों को। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ऑपरेशन बरगा वॉज फेल्ड, ठीक है। यहाँ हमने रीजनल वेरिएशन लिखा था, यहाँ हमने शेयर क्रॉपर्स का डिस्कशन करा। अभी टेनेंसी रिफॉर्म के अंदर ही ऐसा ही सब हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म, ठीक है।
सो लिमिटेशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म, ठीक है। इसके अंदर ए पहला लिख लो, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वॉज अ लिमिटेड सक्सेस, कॉमा, एज अ रिजल्ट द रिडक्शन इन रेंट ऑल्सो बिकेम अ डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव टू अचीव। इसके अंदर ब्रैकेट में लिख लो, पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन रेंट वॉज एज हाई एज 70% इन पंजाब, ठीक है। इसका फंडा बहुत सिंपल है कि एक तरफ आप टेनेंट्स की सिक्योरिटी है वो इट वॉज बिकमिंग अ चैलेंज, ठीक है। एंड जो रेंट था बिकॉज क्योंकि आपको लिमिटेड रेंट पे रखना था एंड सिग्निफिकेंटली एक पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ 70% रेंट बूम कर गया, तो वहाँ पे आप बाकी स्टेट्स में चाहकर भी कोशिश कर सकते हो, बट इवेंचुअली इट वाज नॉट अ वायबल ऑप्शन टू लिमिट द रेंट फॉर द टेनेंट्स, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन वॉज ओनरशिप राइट्स वर ऑल्सो पार्शियली अचीव्ड ड्यू टू द राइट टू रिज्यूम लैंड, कॉमा, वॉलंटरी सरेंडर एंड शिफ्ट टू ओरल टेनेंसी, ठीक है। ओरल टेनेंसी का मतलब यही था, ठीक है। ओनरशिप राइट्स was partially achieved, ठीक है, due to right to resume land, ओनरशिप ऑब्वियसली क्योंकि भाई जो ओनर है वो राइट टू रिज्यूम लैंड के थ्रू अपनी लैंड वापस ले सकता है, ठीक है। और देयर वर ऑब्वियसली केसेस ऑफ वॉलंटरीली सरेंडर, जो टेनेंट्स है वो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ शिफ्ट टू ओरल टेनेंसी जहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, पीपल आर सिंपली वर्किंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल कमिटमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर टेनेंसी रिफॉर्म, ठीक है। नाउ सी दो अपना लैंडलेस लेबर, ठीक है। इसमें लिखो, इसके अंदर ऑब्वियसली जो लिखा है था भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, ब्रैकेट में लिखना स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ठीक है। इसमें लिखो, ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थ्रू द मूवमेंट एंड नॉट by the government legislation, full stop. The movement was based on the idea that average family of 5 should give 1/6 of their land by accepting a poor member as a part of their family, ठीक है। भूदान का पार्ट है ये, तो इसमें क्या था कि 5 लोगों की अगर कोई फैमिली है तो उनकी जो लैंड है उसका 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट शुड बी गिवन टू अ पर्सन जो बाहर से जिसको वो एज अ फैमिली अपनी फैमिली में जोड़ेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू हैव 5 मेंबर्स, देन यू आर एडिंग लेट्स से अ पर्सन एक्स, टोटल 6 मेंबर्स, ठीक है। और उसका एक 1/6 यू विल इवेंचुअली डोनेटेड एज अ यू विल डोनेट पीस ऑफ लैंड टू दैट न्यू मेंबर, ठीक है, 1/6। तो दिस वॉज योर भूदान। नेक्स्ट यू राइट, movement started from Telangana in 1951 but by 1956 it lost its momentum, ठीक है। तो ये भूदान जो था ये 1951 में तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था, started from Telangana, ठीक है, and eventually by 1956 it lost its momentum, ठीक है। Next you write, major drawback was the substantial part of land given was unfit for the cultivation or under litigation, ठीक है। फंडा क्या था कि भाई जो भी अब ये तो है नहीं कि कोई आके वेरीफाई करेगा कि भाई जो लैंड मिल रही है दैट इज़ इवन केपेबल ऑफ कल्टीवेशन और नॉट, ठीक है। तो इवेंचुअली फंडा ये था कि जो लैंड दी जा रही थी ना दैट वाज नॉट एबल, मतलब उस कल्टीवेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं था उसमें,
ठीक है. सो दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक. ठीक है. सो ड्रॉबैक was the land given was not suitable for cultivation. ठीक है. अब ये तो भूदान था 1951 का. अब इसी के आगे लिखो. By 1955 the movement took the form of Gramdan, full stop. It was based on an idea that the land belongs to the god, hence it should be equally and collectively owned, full stop. The movement started in Odisha and around 4,500 villages were acquired, full stop. Change the para. However, it was successful in only those areas where class diversification or differentiation has yet not emerged and mostly inhabited by tribals. ठीक है. तो फंडा वही है कि भूदान में तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन था, वो ग्रामदान में कन्वर्ट हुआ. ग्रामदान. ठीक है. ग्रामदान का कॉन्सेप्ट क्या था कि एज अ विलेज वो लैंड जो है वो सबकी होनी चाहिए. ठीक है. बिकॉज लैंड बिलोंग टू द गॉड एंड गॉड बिलोंग्स टू एवरीवन. तो उसके केसेस पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज एज अ कम्युनिटी उन सब ने अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा. बट ये जो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ वो सक्सेस उन्हीं एरियाज़ में हुआ जहाँ पे क्लास का जो वेरिएशन है वो उतना नहीं था. एंड इवेंचुअली अमंग द ट्राइबल्स. बिकॉज अगर आप वैसे देखोगे जहाँ पे क्लास बाइफिकेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से कि भाई ज़मींदार हु यूजुअली बिलोंग्स टू द हायर कास्ट उसके पास जो ज़मीन है वो अपनी ज़मीन उन लोगों के संग शेयर नहीं करेगा हु ही बिलीव्स, जो उसके मतलब कास्ट के मतलब दूसरे कास्ट के और जो पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और फ्रॉम दलित कम्युनिटी. ठीक है. सो दिस वाज योर सी, लैंडलेस लेबर. ठीक है. लैंडलेस लेबर के अंदर भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट ही ज़रूरी था. नाउ डी इज़ योर लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग का मतलब सिंपल है कि बॉस एक बंदा या एक फैमिली के ऊपर मैक्सिमम कितनी ज़मीन होनी चाहिए. ठीक है. तो इसका एक क्रोनोलॉजी है. इसमें लिखो D1 1946 ऑल इंडिया किसान सभा प्रपोज 25 एकर्स ऑफ लैंड सीलिंग वुड बी फिक्स्ड. ठीक है. 25 एकड़ पे बात आई भाई पहले. ऑल इंडिया किसान सभा ने डिक्लेयर करा. ठीक है. D2 1949 में. सो 1949 कुमारप्पा कमेटी स्टेटेड दैट द सीलिंग वुड बी 3 times द इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग. कुमारप्पा कमेटी स्टेटेड दैट द सीलिंग would 3 times the economic land holding whatever areas of land which is sufficient for a 5-member family for a 5-member family is economic land holding. ठीक है. तो इधर कुमारप्पा कमेटी. ठीक है. इसको एक बारी ना रेफरेंस बुक से क्रॉस वेरीफाई कर लेना लैंड सीलिंग वाले को. ठीक है. D3 सो इवेंचुअली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसमें ये चीज़ हाईलाइट हुई. ठीक है. एंड इन दिस रिकमेंडेशन ऑफ द कुमारप्पा वाज एक्सेप्टेड बट अल्टीमेट डिस्क्रिशन वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है. हाउएवर नेक्स्ट यू राइट हाउएवर टिल 1959 नथिंग हैपेंड. ठीक है. तो डिस्क्रिशन एक्सेप्ट कुमारप्पा कमेटी suggestion was accepted and discretion was given to state government. ठीक है. So D3 D4
Sealing was imposed on individual and not on family. Sealing was imposed on individual and not on family. Limit of sealing was let me repeat. Sealing was imposed on individual and not on family as the limit of sealing was very high. ठीक है. Next, right, lot of exemptions were given with respect to land sealing. For example, cooperatives जो बना रहे थे, ठीक है, उनके लिए एग्जेम्पशन थी कि वो एज अ कलेक्टिवली कितनी लैंड सीलिंग रख सकते हैं एज अ ग्रुप. ठीक है, तो एग्जेम्पशन जो मिली, फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशंस में कोऑपरेटिव्स वर गिवन एग्जेम्पशंस. अब जब एग्जेम्पशंस मिलना स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली देयर वर लैप्सेस एंड रिपरकशंस ऑल्सो. तो इस एग्जेम्पशंस का जो रिपरकशंस था वो ये था, इसमें लिखो, पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग बोगस कोऑपरेशंस या कोऑपरेटिव्स. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स इवेंचुअली फेल्ड एज देयर वर अ लॉट ऑफ forgery. Eventually it caused the failing of the land sealing as a concept. ठीक है. रिपरकशंस में आप वो भी लिख रहे हो, उसके लिमिटेशन और लिमिटेशन भी हो गया, देन रीजन ऑफ फेलियर भी हो गया, रीजन ऑफ फेलियर. ठीक है, क्योंकि आपने कोऑपरेटिव्स को एग्जेम्पशन दिया, अब लोगों ने बोगस कोऑपरेटिव्स बना के अपनी लैंड सीलिंग का एग्जेम्पशन लेना स्टार्ट कर लिया, तो जो इवेंचुअली एम था वो अचीव ही नहीं हुआ. नेक्स्ट यू राइट, इन रिपरकशन ओनली ड्यू टू द फेलियर ऑफ लैंड सीलिंग इट गेव राइज टू द एग्रेरियन रेडिकलाइजेशन. ठीक है. Even next you write, eventually it led to the emergence of second wave of land reform under which a central land reform commission was established. ठीक है. अब ये सारे करने के बाद कुछ अचीव नहीं हुआ, तो इवेंचुअली सेकेंड वेव जो थी लैंड रिफॉर्म्स की, वो 1971 में उसने एक रिकमेंडेशन दिया. ठीक है. सो सेंट्रल लैंड रिफॉर्म कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, जिसने अपने सजेशन, हु गेव इट सजेशन इन 1971, और इसके सजेशन के बेसिस पे देयर वर फ्यू पॉइंटर्स. जो उसका सबसे पहला सजेशन था वो रिडक्शन इन द सीलिंग लिमिट, ए. बी, सीलिंग टू बी एप्लीकेबल ऑन फैमिली एज अ यूनिट. सी, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस. एंड डी, विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू SC ST. ठीक है, बहुत सिंपल से है ये रिकमेंडेशन. ये हुए नहीं है आई गेस अभी तक अप्रूव, एक बारी देख लेना इसको. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज योर कोऑपरेटिव्स. ठीक है, इसमें हमारा प्राइम एग्जांपल अमूल का है. ठीक है. अब कोऑपरेटिव्स में एज अ कॉन्सेप्ट, ए, एवोल्यूशन, बी, सी, लिमिटेशन. ठीक है. एंड डी, एग्जाम्पल ऑपरेशन फ्लड. ठीक है, विच इवेंचुअली फॉर्म्ड अमूल. ठीक है. तो एक एज अ कॉन्सेप्ट लिख लो, कोऑपरेटिव्स रेफर्स टू द ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स united collectively to meet a common economic, social and cultural needs and aspiration through democratically run enterprises. ठीक है. एवोल्यूशन. अब बी में इट गोज बैक टू B1 1949. कुमारप्पा कमेटी
रिकमेंडेड टू इन्फोर्स द एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग अप वेरियस कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कुमारप्पा कमेटी, ठीक है। B2 फर्स्ट 5-year प्लान, small and medium farmers will be encouraged to form cooperatives, full stop, if majority of farmers agreed, then the decision would be binding on the entire village, ठीक है। नेक्स्ट राइट B3 1959, फर्स्ट 5-year प्लान 1951 का है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। 1959, ड्यू टू द एग्रीगेटेड रिपोर्ट्स ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइना, ड्यू टू this cooperative led to the declaration in the Nagpur session that future agrarian pattern would be cooperative farming and farmers will continue to hold their ownership rights on land, ठीक है। 1951 में जब सबने देखा कि भाई चाइना की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई, ठीक है, ड्यू टू द कोऑपरेटिव फंक्शनिंग, तो नागपुर सेशन में सबने डिक्लेयर करा कि जो फ्यूचर एग्रेरियन पैटर्न है वुड बी कोऑपरेटिव फार्मिंग नेचर एंड इवेंचुअली फार्मर्स विल कंटिन्यू टू होल्ड देयर ओनरशिप राइट ऑन द लैंड, ठीक है। लिमिटेशन, इसके अंदर पहला लिखो लिमिटेशन में सेटिंग अप ऑफ बोगस कोऑपरेटिव्स टू इवेड लैंड रिफॉर्म्स। सेकंड, cooperatives were viewed as a state sponsored project and hence there was no motivation among the farmers to make any investment, ठीक है। ऑब्वियसली आप कोऑपरेटिव बना के अगर आप एग्जाम्पशंस ले रहे हो तो इट वाज सीन एज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिसीजन, तो वहाँ पे फार्मर्स अपने लेवल पे कुछ नहीं करते थे, कोऑपरेटिव बना के दे वर ओनली सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट विच वाज रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें डी लिखो, ऑपरेशन फ्लड जो प्राइम एग्जांपल था उसका, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है। इसमें लिखो, इन अराउंड 1940s मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर सप्लाइंग around 1940s milk producers of Kheda were supplying milk to Bombay through many middlemen who were also cheating them, ठीक है। Next you write, Sardar Patel suggested them to form a union to have a bargaining power which resulted in the formation of KDCM PUL, ठीक है, KDCM PUL, ठीक है, which stands for Kheda District Cooperative Milk Producers यूनियन लिमिटेड, ठीक है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरात में है, ठीक है, और वहाँ से यूजुअली जो मिल्क की सप्लाई है थ्रू मनी मैन, थ्रू मिडिल मैन, मिल्क सप्लाई यूज टू कम टू मुंबई एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली 10 रुपये की चीज़ मिडिल मैन खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो अपना बोनस भी कमा रहा है या प्रॉफिट और मार्जिन भी है तो वो 10 का 100 में बेच रहा है। सो इवेंचुअली देयर वाज अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन व्हाट
जो खेड़ा के लोग बेच रहे थे और जो मुंबई के लोग खरीद रहे थे, ठीक है. सो टू इवेंचुअली बॉयकॉट ऑल दिस मिडिल मैन इन बिटवीन, what Sardar Patel suggested to Kheda district workers was to establish a cooperative, ठीक है. And eventually KDCMPUL was later renamed as Amul, which is Anand Milk Udyog Limited, ठीक है. So this is Anand Milk Udyog Limited, ठीक है. So this was your example, and with this we are done with cooperatives. Now the last topic of the day, you have green revolution, ठीक है. इसके अंदर लिखो green revolution eventually led to the increase in agriculture production, and the primary reason was the per hectare yield increased eventually, ठीक है. Next you write green revolution eventually caused economic empowerment to the farmers. Next you write green revolution eventually enabled the commercialization of agriculture. Next you write increase in production and increase in procurement by the government, which eventually led to the building of large stocks and facilities and facilitated various welfare programs. Implementation of green revolution and success. Next you write implementation of green revolution and success eventually reduced the dependency of PL 480, ठीक है. PL 480 program था. PL 480 was the program in which India was importing grains, food grains from US, ठीक है. Obviously हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ी, तो इवेंचुअली दिस प्लान वॉज इवेंचुअली reduced to negligible. Next right, with eventual mechanization in agriculture, it eventually led to the increase in demand of casual laborers. So this was all about your green revolution, but obviously green revolution के भी कहीं ना कहीं negative impact है. So इसमें सब heading लिखो, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें हर टॉपिक और सब्जेक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज और कॉन्स सब पता होने चाहिए. तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. इसके अंदर पहला लिखो इट क्रिएटेड एन इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटी. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो बूम हुई है जो सॉइल की और वाटर की अवेलेबिलिटी से हुई, वो थी पंजाब और हरियाणा. तो बाकी स्टेट्स में उतनी तेज़ी से बूम नहीं आया. एंड इवेंचुअली द फार्मर्स ऑफ दीज रीजन्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड देयर लाइव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द आउटपुट विच दे वर गेटिंग, एंड ऑल्सो क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट था प्रोक्योरमेंट में, तो अच्छे खासे पैसे पे चीज़ें पंजाब और हरियाणा से वीट एंड राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है. So it eventually caused an inter-state, intra-regional discrepancy. At the same time, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट के अंदर जो बिग फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच भी डिफरेंसेस आए, बिकॉज जो कैपिटलाइजेशन एक बड़े फार्मर्स ने बेनिफिट के तौर पे उठाया, ठीक है. ऑब्वियसली लार्ज लैंड, लार्ज प्रोडक्शन, हैवी आउटपुट एंड गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्लो. इवेंचुअली जो लार्ज फार्मर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा बेनिफिट रीप करा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है. सेकेंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लीज राइट इट इज़ द सीरियल स्पेसिफिक रेवोल्यूशन. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड डाइट, कॉमा प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एंड कॉमन ऑफ शॉर्टेज ऑफ अदर ग्रेन्स. ऑब्वियसली जो हाई यील्डिंग वैरायटी का वो था सीड, इट बूस्टेड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस. अब व्हीट एंड राइस पे सबको पता है कि भाई मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इनपुट ज़ीरो है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करने का कंफर्मेशन भी दे रही है. तो देयर वाज ऑब्वियसली अ लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप जनरेशन. मिलेट्स हो गया, बाकी के जो क्रॉप्स थे जो माल न्यूट्रिशन का रीज़न बन सकते हैं, जैसे जो हमारी डाइट में सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, obviously there was a reduction
in the production of those grains which eventually caused a discrepancy. ठीक है, क्योंकि एज अ फूड डाइट आपको सारी चीज़ें लेनी है, आप सिर्फ और सिर्फ चावल और आटे के बेसिस पे सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज इवेंचुअली योर न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. आपको फाइबर भी चाहिए, आपको वाइटामिन भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए, तो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड ग्रेन्स का होना ज़रूरी है. ठीक है, so this was the second negative impact of green revolution. And the third is there were multiple environmental impacts. For example, depletion of groundwater, because rice काफ़ी ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है. Second environmental impact was your fertility of the soil decreased eventually because of the high dependency on the fertilizer. अब high yielding variety का जो seeds था उसको इवेंचुअली सक्सेस होने के लिए जो फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल डिपेंडेंट थी, विच इवेंचुअली कॉज सॉइल डेट्रीमेंटल, मतलब सॉइल का जो डेट्रीमेंटल था, जो डिक्रीज इन क्वालिटी थी वो इवेंचुअली हो गई. ठीक है, एंड द थर्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इवेंचुअली लेड टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल कैंसर. ठीक है, सो पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ क्रॉप के प्रोडक्शन में इवेंचुअली हैम्पर्स द माइक्रो जेनेटिक्स और द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, एंड इवेंचुअली हम ही हैं इवेंचुअल यूजर्स. तो ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स caused an increase in cancer to those people who were consuming those created food grains. ठीक है, so with this we are done with our post independence in GS1. We have completed modern history, we have completed post independence. Next lecture onwards we will be picking polity. ठीक है, polity के around 45 lectures हैं. ठीक है, तो we'll try to close it, and yeah, that would be all for the today. ठीक है, please like, share and subscribe if you like the video. Drop us the comment section, drop us any of your reviews, feedback in the comment section. Any queries, please reach out to us on the email that is already mentioned in our on our YouTube channel. So thank you for today, keep learning, and I'll see you in the next one.